हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम पॉलिटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जो कि क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। ध्यान रखिएगा, हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? भारत में है। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और यहाँ वर्ष भर में सबसे अधिक डॉक्टर बनते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं और लगभग हर साल भारत में 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। तो सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में ये कितने हो गए थे? 11,174 हो गए थे। सन 1991 में ये 11,174 हो गए थे और 2017 आते आते ये 23,583 हो गए। 2017 में इनकी संख्या कितनी है अस्पतालों की? 23,583 है। आगे अगला पॉइंट है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं चिकित्सा करवाने के लिए और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। वे उपचार के लिए भारत कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया। ऐसे जो विभिन्न अस्पताल हैं इनकी तुलना संसार में श्रेष्ठतम अस्पतालों में से की जाती है, इसलिए कुछ चिकित्सीय पर्यटक भी भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, दवाइयाँ जो बनती हैं सर्वाधिक कहाँ बनती है? तो सर्वाधिक में 3rd नंबर पे भारत किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। तो भारत विश्व की दवाइयों को जो प्रोड्यूसर है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों को निर्यात भी किया जाता है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों को निर्यात भी किया जाता है, बाहर भेजा भी जाता है। अगला पॉइंट है भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर जो है वह शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, गाँव में नहीं बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक अगर पहुँचना है तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। हाँ, ये बात है कि अस्पताल भी बढ़ रहे हैं और हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर भी बन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। अगला है पॉइंट, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक अर्थात टीबी से मर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में करीब 5 लाख लोग जो होते हैं प्रतिवर्ष तपेदिक या फिर इसे ही क्षय रोग कहते हैं, इसे ही टीबी कहते हैं, इसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इससे मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट आती है और हर वर्ष मलेरिया भी लगभग 20 लाख लोग की मामलों की रिपोर्ट आ जाती है। यह संख्या कम नहीं हो रही, तो इसमें यह बताया गया है टीबी और मलेरिया की संख्या कम नहीं हो रही है। अगला पॉइंट है कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम सभी अपने भारत देश के सभी लोगों को स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। तो संचारणीय बीमारियां कौन सी होती हैं? जो पानी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती है। ध्यान रखिएगा, संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं? जो एक से दूसरे को लग जाती है। मतलब अगर आपको जुकाम है तो दूसरे को भी जुकाम हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारी कहते हैं। और यह एक से दूसरे में होती है और इसमें 21% जलजनित होती है। मतलब जल से फैलने वाली संचारणीय बीमारियों में कितना प्रतिशत है? 100 में से 21% है। जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? संचारणीय बीमारियां हैं। नोट कर लीजिएगा, संचारणीय बीमारियों का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट, इसमें भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्पपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। तो वे अल्पपोषण का भी शिकार हो जाते हैं। आगे अब हमारा अगला पॉइंट है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए देखते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांटते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सार्वजनिक, दूसरा है निजी। चलिए देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ क्या होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आएंगे।
ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो केंद्र होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, ये अस्पताल होते हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं, और सभी बीमारियां, चाहे वह छोटी से छोटी बीमारी हो, साधारण बीमारी हो, या फिर विशेष देखभाल वाली बीमारी हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, उसका भी इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, जहाँ प्रायः एक नर्स रहती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पीएचसी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे पीएचसी कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर। आगे देखते हैं। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसा केंद्र होता है, कई गांवों की एक गांव के सेंटर में होता है और कई गांव की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जिला स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा में क्या आता है? जिला अस्पताल आता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जो विभिन्न पीएचसीज होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होती हैं, उसकी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं। आगे देखते हैं, आगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देख लेते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोलते हैं, तो बड़ी संख्या में आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए तो हर गली में 6 से 10 दुकानें निजी दिख जाती हैं ना। तो निजी दवाखाने कोई भी खोल सकता है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय जिसे आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनसे बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, और निजी रूप से चलाए जाने वाले अस्पताल और नर्सिंग होम भी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ही आती हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं और लैब्स भी विभिन्न हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट कराना होगा तो उसकी लैब्स भी अलग होती हैं, जो परीक्षण करती हैं वह विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं, और ये परीक्षण करती हैं और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को एक्सरे करवाना है, किसी को अल्ट्रासाउंड करवाना है, किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, विडाल टेस्ट होता है, जो ये सब टेस्ट के लिए अलग अलग लैब्स होती हैं। ऐसी दुकान भी है जहाँ से हम दवाई खरीद सकते हैं, और ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अब इसमें है केरल का अनुभव बताया गया है। केरल का अनुभव इस चैप्टर में देखते हैं क्या बताया गया है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इसने क्या किया, केरल राज्य ने क्या किया कि जो राज्य का बजट था उसका 40% किसको दे दिया? पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। और इसका क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध की, मतलब उसका योजना बनाई कि हमें क्या कितना पैसा कहाँ लगाना है और उनकी पूर्ति कर सके। इससे गांव के लिए पानी पीने का मिल गया, स्वच्छ पीने का पानी मिला, आहार मिला, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था की गई, और इसकी संभावना भी जताई जा रही थी। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जाँच की गई, और जल व्यवस्था जो वितरण व्यवस्था थी उसकी भी जाँच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया, स्कूलों और आंगनवाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया, और गांवों की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया, और गांवों की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स थे उनका भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति सुधार आई, इन सब कार्यों से क्या हुआ, स्थिति सुधार आ गई, स्थिति में सुधार आ गया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, लेकिन इतने प्रयत्न होने के बाद भी कुछ समस्याएं बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि 1996 में केरल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं से कैसे निपटा, तो अपने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, जिससे वह अपनी जो ज़रूरतें होंगी, जो समस्याएं होंगी, उसको योजनाबद्ध करके उसको लागू कर सके। आगे देखते हैं, आगे है कोस्टा रिका का तरीका। दूसरा तरीका बताया गया है, कोस्टा रिका ने क्या किया था। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ का देश है ये? मध्य अमेरिका का देश है। इसे मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है, और इसका मुख्य कारण क्या है, उनके संविधान में लिखा गया है कि क्यों यह स्वस्थ देश कहा जाता है सबसे मध्य अमेरिका का। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
तो कई वर्षों पहले क्या हुआ था, कोस्टा रिका नामक देश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। वह निर्णय क्या था कि ये देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। तो सेना में आपको पता ही है कितना व्यय जाता है ना, सेना में बहुत व्यय जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कोस्टा रिका के जो संविधान में कि ये सेना में अपना व्यय नहीं रखेंगे और जो उससे बचत हुई उससे इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत संरचनाओं ज़रूरतों पर खर्च किया। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। कोस्टा रिका की सरकार क्या मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है और इसलिए वे अपने स्वास्थ्य जो अपने देशवासी हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की जो शिक्षा होती है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग होता है और सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का बहुत जरूरी भाग होता है। तो प्रश्न बनेगा कि कोस्टा रिका के बारे में कथन पूछ लेगा तो यह मध्य अमेरिका का देश है, पहला कथन दे देगा। दूसरा दे देगा कि यह मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। तीसरा दे देगा कि इसने क्या किया कि सेना पे खर्च बिल्कुल नहीं करता है, सेना पे जो व्यय है उसको हटा दिया, मतलब देश में सेना ही नहीं है। तो पूछ लेगा कौन कौन से सही है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा तीनों सही हैं। आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।